हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 2। पिछली क्लास में हमने करा था पार्ट 1, जिसमें हमने समझा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होती है और कैसे उसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं गुडविल का ट्रीटमेंट और जो भी रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज करते हैं तब। तो देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग गुडविल को हम बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते जब तक कि उसके लिए पैसे नहीं दिए गए हों। यानी कि अगर गुडविल हम खरीद रहे हैं तो उस गुडविल को तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद से ऐसे ही जनरेट कर रहे हैं अपनी कंपनी गुडविल, उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब भी हम कोई गुडविल खरीदते तो है नहीं, उस टाइम भी हम खुद ही जनरेट करते हैं गुडविल को, तो इसलिए इसे हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और ये एडजस्ट किया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू। और गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल के लिए, ठीक है। और गुडविल के लिए कंपनसेट क्यों किया जाता है? क्योंकि गुडविल सारे पार्टनर्स इकट्ठे बनाते हैं अपनी मेहनत से। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते वक्त अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, यानी कि उसका प्रॉफिट में शेयर कम होता है, तो उसे गुडविल के लिए कंपनसेट किया जाता है गेनिंग पार्टनर के द्वारा। और इसके लिए एंट्री क्या बनती है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ये पैसे देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि उसे पैसे मिलेंगे। और अब ये अमाउंट कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम पहले तो फर्म की गुडविल निकालेंगे और जो गुडविल आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, तो इससे हमारा कंपनसेशन का अमाउंट निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रोहन और कुणाल पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं 4:1 में। अब उन्होंने डिसाइड किया कि आगे से वो उसको इक्वली शेयर करेंगे। गुडविल दे रखी है फर्म की 80,000। अब हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है गुडविल को एडजस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें निकालनी होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो थी 4:1, तो कुणाल का शेयर था 4/5। अब नया शेयर हो गया है 1/2, तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है 3/10। कुणाल का पहले शेयर था 1/5 जो कि अब हो गया है 1/2, तो -1/2 करेंगे तो ये माइनस में आंसर आएगा 3/10, यानी कि कुणाल गेन कर रहा है। और गुडविल का अमाउंट कैसे निकलेगा? फर्म का गुडविल हमें दिया ही हुआ है 80,000, तो कंपनसेशन अमाउंट निकलेगा गुडविल इंटू गेनिंग रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कुछ भी कर सकते हो। 80,000 इंटू 3/10, ये आ गया अमाउंट हमारा 24,000, जो कि गेनिंग पार्टनर देगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। और गेन कर रहा है कुणाल, तो कुणाल का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट बाय 24,000 और रोहन को मिलेंगे पैसे, तो टू रोहन्स कैपिटल 24,000। फिर है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट। अब जिस टाइम वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस टाइम पे गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है असेट साइड में बैलेंस शीट में, यानी कि ये गुडविल खरीदी हुई होगी तभी तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो रिकॉर्ड ही नहीं होती बुक में। तो हो सकता है पहले कभी उन्होंने खरीदी हो, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? क्योंकि ये पुरानी गुडविल है तो इसको हम ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट क्या करेंगे? जितने भी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस हैं उन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। और डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे? क्योंकि ये पुराने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट्स है जिस टाइम पे पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते थे उस टाइम के हैं, तो इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी है। तो कैसे होगा? अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स दिए हुए हैं जैसे कि जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो इनको हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। तो उसके लिए एंट्री बन जाएगी रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और वहीं अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए हुए हैं जैसे कि P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, डेफिड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिक्टिशियस एसेट्स है जैसे एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस वगैरह, तो इनका ट्रीटमेंट क्या होगा? इनको भी हम डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर पुराने रेशियो में पार्टनर्स में। तो उनकी एंट्री क्या बन जाएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट या फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। चलो इनको हम अब डिटेल में
समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो उसको क्या, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्योंकि ये जनरल रिजर्व पुराना है तो इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में। फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 25,000 और अब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस 25,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी कि 25,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में दोनों पार्टनर्स के बीच। तो एंट्री बन जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल, ठीक है। और ऐसे ही अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले तो समझो कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। ये एक ऐसा रिजर्व है जो बिजनेस बनाता है ताकि अगर फ्यूचर में एम्प्लॉयज़ को कोई कंपनसेशन वगैरह देना पड़े इंजरी डेथ के केस में, तो उसके लिए पैसे रेडी हो, ठीक है। और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कोई क्लेम या कंपनसेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। यानी अगर एम्प्लॉयज़ को हमें कंपनसेशन देना है तो अलग एंट्रीज होगी, अगर उसे नहीं देना तो अलग एंट्रीज होगी। केस 1, अगर कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि पूरा का पूरा रिजर्व फ्री है, उसके वो हमें नहीं चाहिए किसी को कंपनसेट करने के लिए, तो वो पूरा का पूरा रिजर्व हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर कोई क्लेम एग्जिस्ट नहीं करता तो नहीं करेगा तो सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा। सेकंड केस है जब क्लेम एग्जिस्ट करे, यानी किसी एम्प्लॉय को हमें कंपनसेशन पे करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो जितना कंपनसेशन पे करना है उतना हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कंपनसेशन के लिए उस क्लेम के लिए निकाल लेंगे और बाकी जो बचेगा वो हम पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। तो जितना क्लेम है उतना हम ट्रांसफ़र कर देंगे वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम के लिए। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और जो बाकी रिजर्व बच गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर केस 3 बनता है जब रिजर्व कम हो लेकिन क्लेम ज़्यादा हो, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स ने बनाया हुआ है 1 लाख रुपए का, लेकिन उसका क्लेम कितना राइज हो गया, 1,20,000, यानी कि ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो गई जिसमें हमें एम्प्लॉय को कंपनसेट करना पड़ रहा है 1,20,000 रुपये से। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो जितना रिजर्व का अमाउंट है उतना हम क्लेम ले लेंगे सारा का सारा रिजर्व से, और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो लेंगे हम रीवैल्यूएशन, यानी कि वो लॉस हम ट्रांसफ़र कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है ये हम अगले स्टेप में बनाना सीखेंगे, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि जो भी बाकी क्लेम का अमाउंट बचेगा वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा, जितना हमने रिजर्व में भेजा वो सारा का सारा अमाउंट, और जो बचेगा क्लेम के लिए और चाहिए होगा जो क्लेम के लिए हमें, वो हम कर देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट टू वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम, और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस होगा वो चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो दूसरी एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अमन, भारत और चिराग पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं 5:3:2 में, और अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपना चेंज करना है, और बैलेंस शीट में उनके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है 60,000। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग केसेस। अब ये केसेस दिए हुए हैं, इन सब केसेस के हमें अलग अलग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने होंगे। तो पहला केस है जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई हो क्लेम के बारे में, तब क्या करेंगे, तब हम ये कंसीडर करेंगे कि क्लेम एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी कि कोई भी कंपनसेशन नहीं देना बिजनेस को। तो जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो सारा का सारा हम दे देंगे पार्टनर्स को। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू भरत्स कैपिटल एंड टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट, और वो डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड केस है व्हेन देयर इज़ नो क्लेम, यानी फर्स्ट केस में तो कुछ बताया ही नहीं हुआ था, सेकंड केस में अब उन्होंने बताया हुआ है कि क्लेम नहीं है, फिर से सेम एंट्री पास होगी क्योंकि क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कुछ निकलेगा नहीं, और वो सारा का सारा हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स में। तो यही सेम एंट्री दोबारा पास होगी, ठीक है। फिर थर्ड केस है व्हेन क्लेम इज़ इक्वल टू 25,000। इस बार कोई क्लेम है 25,000 का, यानी कि बिजनेस को कंपनसेट करना होगा एम्प्लॉयज़ को 25,000 रुपये से।
तो ये 25,000 रुपये हम कहाँ से लेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बनाया हुआ था बिजनेस ने, वहाँ से। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000। अब टोटल रिजर्व कितने का था? 60,000, जिसमें से 20,000 हमने क्लेम के दे दिए, पीछे बचे 35,000, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल, टू भरत कैपिटल और टू चिराग्स कैपिटल। ठीक है। फिर केस 4 है व्हेन क्लेम इज 75,000। इस बार क्लेम रिजर्व से ज़्यादा है, तो क्या होगा? जितना रिजर्व है वो तो ले ही लेंगे क्लेम के लिए, और बाकी का जो अमाउंट एक्स्ट्रा क्लेम का बचेगा वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू वर्कमैन्स कंपनसेशन क्लेम 75,000। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस है वो डाल देंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट, चिराग्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब फिफ्थ केस कौन सा है? व्हेन क्लेम इज इक्वल टू 60,000, यानी जितना रिजर्व है उतना ही क्लेम अराइज हो गया, तो ये सारा का सारा रिजर्व क्लेम के लिए चला जाएगा। तो एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। अब सारा रिजर्व क्लेम में चला गया, पीछे कुछ बचा नहीं, तो पार्टनर्स के कैपिटल में भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? ये ऐसा रिजर्व होता है जो बनाया जाता है फ्यूचर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट में गिरावट आ जाए या लॉस हो जाए, उसको कवर करने के लिए। ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे पार्टनर्स? तो क्या इसका ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा उस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू पर। अगर उसकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू के इक्वल है, यानी कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था उतनी ही अभी उनकी मार्केट वैल्यू है, तो इस केस में क्या होगा? IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से हमें कुछ भेजना ही नहीं पड़ेगा इन्वेस्टमेंट में, और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है। और सेकंड केस होता है अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाए बुक वैल्यू से, यानी कि अब इन्वेस्टमेंट में लॉस हो रहा है, पहले उसकी बुक वैल्यू थी 3 लाख, अब मार्केट वैल्यू रह गई है 2,70,000, यानी 30,000 का लॉस हुआ है। तो ये लॉस हम कहाँ से लेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से इस लॉस को पूरा करेंगे। और अगर लॉस को पूरा करने के बाद भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कुछ बच गया तो वो हम भेज देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? सबसे पहले तो जो इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ है उसको एडजस्ट करने के लिए एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और जो रिजर्व में बाकी बच गया है उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। फिर सेकेंड केस बनता है डिक्रीज तो हुआ है, लेकिन इस बार जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो ही इनसफिशिएंट पड़ रहा है, यानी कि डिक्रीज ज़्यादा हो गया जितना हमने रिजर्व बना रखा था उससे। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले तो जितना रिजर्व हमने बना रखा है उससे जो डिक्रीज हुआ है वो पूरा करेंगे, और जो बाकी बचेगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम एडजस्ट करेंगे। तो एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में कमी आई है जो हम रिजर्व से पूरा नहीं कर पाए उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है। और जो रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आया है वो पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट केस बनता है जब IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इक्वल हो इन्वेस्टमेंट्स, जितना लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट में उसके। तो क्या होगा? जितना रिजर्व में है वो सारा का सारा उस लॉस के लिए हम इन्वेस्टमेंट्स में भेज देंगे, और जो बाकी बचेगा, पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, तो पार्टनर्स के कैपिटल में कुछ जाएगा भी नहीं। ठीक है। फिर थर्ड केस बनता है अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाए, यानी कि इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख, अब उसकी बुक वैल्यू हो गई 3,20,000, तो सब IFR का तो यूज़ हो ही नहीं रहा, इसलिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को तो पहले हम पार्टनर्स में डिवाइड कर ही देंगे। और जो इन्वेस्टमेंट बढ़ी है जिस अमाउंट से, वो किस टाइम बढ़ी है? जब पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे थे, तो इसलिए उस बढ़ी हुई अमाउंट को हमें पार्टनर्स में डिवाइड करना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो प्रॉफिट आया है उसको हम भेज देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और वहाँ से वो डिवाइड हो जाएगी अपने आप पार्टनर्स के कैपिटल में। तो एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का तो कोई यूज़ नहीं हो रहा, इसलिए इसको भेज देंगे पार्टनर्स कैपिटल में। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बाकी जो इन्वेस्टमेंट की बुक मार्केट वैल्यू बढ़ी है
जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उसको हम भेज देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यानी कि अगर 3 लाख की इन्वेस्टमेंट थी वो 3,20,000 की हो गई, तो सिर्फ जो 20,000 बढ़ा है वो हम भेज देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और रीवैल्यूएशन अकाउंट से फिर वो चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। अमन, भावना और चिराग पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 5:3:2 में। अब वो डिसाइड कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने का, और अब वो शेयर करेंगे 4:4:2 में। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ 24,000 और इन्वेस्टमेंट दी हुई है 3 लाख की। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इन सब केसेस का। पहला केस है जब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स अपनी मार्केट वैल्यू पे ही है, जो बुक वैल्यू थी उसी पे उसकी मार्केट वैल्यू भी है। तो क्या करेंगे, जितना भी रिजर्व है वो सारा का सारा हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, और एंट्री बन जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल टू चिराग्स कैपिटल। और केस 2 है मार्केट वैल्यू दी हुई है 3 लाख, यानी कि जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी उसकी मार्केट वैल्यू है। तो इसके लिए भी हमें रिजर्व से कुछ नहीं लेना, तो रिजर्व को ट्रांसफर कर देंगे फिर से पार्टनर्स कैपिटल में। सेम एंट्री बन जाएगी फर्स्ट और सेकंड केस की। ठीक है, फिर थर्ड केस बनता है मार्केट वैल्यू 2,70,000, यानी कि मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो गई है, 30,000 से डिक्रीज हो गई है, जबकि रिजर्व तो हमने 24,000 का ही बना रखा है। तो रिजर्व से हम 24,000 तो ट्रांसफर कर लेंगे इन्वेस्टमेंट में, लेकिन बाकी के जो 6,000 है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 24,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 6,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000। अब जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में 6,000 भेजे थे ये कौन बेयर करेगा, अमन, भावना और चिराग। तो अमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, चिराग कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, और लॉस ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। अब केस 4 है मार्केट वैल्यू हो गई 3,20,000, यानी कि 20,000 से बढ़ गई। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो सारा का सारा ट्रांसफर हो ही जाएगा, और जो 20,000 से बड़ी है अमाउंट प्रॉफिट हुआ है जो, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, जितना भी इन्वेस्टमेंट में का प्रॉफिट हुआ था वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भेज देंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट से फिर ये चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में। ये देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल टू चिराग्स कैपिटल। तो ऑटोमेटिकली जो भी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हुआ है वो सारा पार्टनर्स के कैपिटल में चला गया। ठीक है, और जो रिजर्व में था वो भी सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल टू चिराग्स कैपिटल। अब केस 5 है मार्केट वैल्यू 2,90,000, यानी कि 10,000 से इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो रिजर्व से 10,000 रुपये हम ले लेंगे, और बाकी के जो रिजर्व में 14,000 बचेंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल में चले जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, जो 10,000 का लॉस हुआ है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,000, और जो 14,000 पीछे बच गए रिजर्व के अंदर वो हम भेज देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल टू भावनास कैपिटल टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंस होता है जो इनकर तो पहले हो गया होता है, लेकिन उसका बेनिफिट फ्यूचर में कई सालों तक मिलता है। तो हम क्या करते हैं, इन एक्सपेंस को एक ही साल में न लिख का एक्सपेंस ना मांग कर उन सारे सालों में डिवाइड कर देते हैं जब तक उनसे हमें बेनिफिट मिलने वाला होता है, और इसे असेट साइड में लिख देते हैं, और हर साल थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते जाते हैं। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भेज देंगे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो आज क्या कर लिया हमने, आज हमने एक तो गुडविल का ट्रीटमेंट देखा कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल को कैसे ट्रीट करते हैं, और जितने भी बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स और लॉसेस वगैरह दिए हुए हैं उनको कैसे ट्रीट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते वक्त। अब कल हम पढ़ेंगे असेट्स का रीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।